राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह रूपेश जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, बैग पैक करते ही सामने देखा कि माँ चली आ रही है। माँ की आंखों में आंसू था। रूपेश ने सोचा कि माँ फिर वही पुरानी शिकायत लेकर मेरे पास पहुँच रही है। वह माँ से बात करने में समय नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए जल्दी से ऑफिस का सामान बैग में रखा और बैग कंधे पे लादा। माँ को मुस्कुराते हुए बाय करके चला गया। माँ खड़ी रूपेश की तरफ देखती रह गई, लेकिन रूपेश माँ की बात नहीं सुना। रूपेश ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में काम कर रहा था। कुछ समय बीता था कि उसकी पत्नी विभा बार बार रूपेश को फोन लगा रही थी। रूपेश ने फोन नहीं उठाया। वह सोच रहा था कि विभा मुझे माँ की शिकायत ही तो लगाएगी। मैं घर से माँ से बात करके नहीं आया, बस मुझे शिकायत नहीं सुनना। मैं घर में सास बहू की शिकायतों से परेशान हो गया हूँ, और इधर ऑफिस का इतना सारा काम। आज बॉस ने भी रूपेश को डांट लगाई थी, इसीलिए रूपेश ना तो माँ की सुना और ना ही पत्नी की। लेकिन जब वह शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी पत्नी उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुमको पता है तुम्हारी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई है। मैं तुम्हें कई बार फोन लगाई, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? रूपेश माँ के घर जाने की बात सुनकर बिल्कुल घबरा सा गया। अरे, लेकिन तुमने माँ का ध्यान क्यों नहीं रखा? कहाँ चली गई माँ? तुमने ढूंढा क्यों नहीं? विभा ने कहा, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई। इससे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तुम्हें फोन लगाया था ना कि तुम आओ और अपनी माँ को ढूंढो, लेकिन तुमने तो फोन ही नहीं उठाया। मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अब आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम जानो और तुम्हारी माँ। इतना कहकर विभा पैर पटकते हुए किचन में चली गई। अब इधर रूपेश के तो पैरों तले जमीन सरक गई। उसका दिल बार बार धड़कने लगा। आखिर माँ सुबह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। काश मैं अपनी माँ की बात सुन लिया होता तो शायद मेरी माँ आज घर पर होती। रूपेश घबराया हुआ घर से बाहर निकला। अपने मोबाइल से फोन लगाया, अपने एक दोस्त को बताया कि मेरी माँ घर छोड़कर चली गई है, मेरे साथ ढूंढने चलो। उसका दोस्त भी ये खबर सुनकर जल्दी ही आ गया। समझाते हुए कहा, रूपेश तू परेशान मत हो, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, ज्यादा चल नहीं पाती, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं आसपास हम लोग ढूंढते हैं। रूपेश अपनी माँ को ढूंढने पार्क में गया, स्टैंड में गया, आसपास की दुकानों के सामने ढूंढने गया। रात को अंधेरा हो गया था, लेकिन उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रोड लाइटें चल रही थी। रूपेश परेशान होकर एक किराने की दुकान के पास बैठ गया। उसका दोस्त भी उसे समझाते हुए कहा कि तू परेशान मत हो, अगर आज आंटी नहीं मिलती तो कल सुबह हम दोनों ढूंढेंगे और भी अपने दोस्तों को खबर कर देंगे, पुलिस में जाएंगे, सबको फोटो दिखाएंगे, लेकिन तेरी माँ को जरूर ढूंढेंगे। तभी सामने रोड के दूसरे साइड में कचरा फेंका जाता था तो रूपेश की नजर उधर पड़ी। रूपेश ने कहा, यार देख, उधर कोई बैठा है क्या? उसके दोस्त ने भी कहा, हाँ, कोई तो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई औरत कचरे के पास बैठी है। रूपेश और वह दोनों रोड पार करके गए तो देखे एक बूढ़ी औरत कचरे के पास बैठी थी। वहां पर पड़े हुए खाने को निकाल रही थी। रूपेश जब नजदीक गया तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसकी बोलती बंद हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। उसका दोस्त बोला, यह तेरी माँ है क्या? रूपेश ने कहा, अरे नहीं, मेरी माँ यहाँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ तो अच्छी खासी है, ऐसे थोड़ी ना है। तो उसके दोस्त ने कहा, हाँ, काफी टाइम हो गया, मैंने तेरी माँ को जब देखा था तो वह बहुत अच्छी हंसमुख मिजाज की औरत थी। फिर रूपेश ने कहा, यार तू अभी जा, रात हो गई है, कल सुबह मैं तुझे फोन करके बता दूंगा कि माँ घर आई कि नहीं, और मैं तेरी मदद की जरूरत हुई तो तुझसे मांग लूंगा, अभी तू जा। उसका दोस्त तो चला गया, लेकिन रूपेश स्ट्रीट लाइट की रोशनी में साफ देख रहा था कि यह उसकी माँ है। वह जल्दी से गया
और अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए। माँ, तू यहाँ कचरे के पास खाना निकाल कर क्यों खा रही है? तो इंदुमती जी ने कहा, बेटा, तू भी मुझे भूल गया, तू भी मेरी बात नहीं सुना। बस इतना कहकर वह रोने लगी। जल्दी से रुपेश अपनी माँ को रोड के दूसरे साइड वही किराने की दुकान पर लाया। दुकान बंद थी। दुकान के बाहर कुछ टेबल वगैरह पड़ी थी। उसी में वह अपनी माँ को बिठा लिया और माँ को गले लगाकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा, मन में सोचने लगा कि आज क्या दिन हो गए हैं, मेरी माँ कचरे से चुनकर रोटी खा रही है। वह रोते हुए अपने बचपन की यादों में खो गया। उसको तो अपने पिता का चेहरा याद भी नहीं। जब से उसने होश संभाला था, सिर्फ अपनी माँ का सहारा पाया। उसके पिता अपने घर में बड़े भाई थे। उसका एक चाचा भी था। उसकी माँ जब उस घर में ब्याह कर आई थी, इंदुमती जी घर की पहली बहू थी। उनकी जिम्मेदारियां दो नंदे थी जो शादी के लायक थी। वहीं देवर भी शादी के लायक था, लेकिन इंदुमती जी के पति के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। इंदुमती जी एक आदर्श गृहिणी थी। घर के सारे कार्यभार को संभालती रही, लेकिन इंदुमती के पति को घर के सारे खर्च अकेले उठाने पड़ते थे। दो बहनों की पढ़ाई, साथ ही छोटे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च, माता पिता की बीमारी, उनकी दवाइयों का खर्च, बहुत भार था इंदुमती के पति के ऊपर। इसीलिए वह साथ पाए और विदेश चले गए। उनका एक दोस्त विदेश में रहता था। उन्हें वहां अच्छा काम मिल गया और वह वहां से कमा कर पैसे भेजने लगे। इधर घर में इंदुमती जी के देवर को भाई के कमाए हुए पैसे की आदत सी लग गई। वह पढ़ाई करने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं किया। वह वहां से पैसे भेजते रहे। दोनों बहनों की शादी हो गई। इंदुमती की सास, उसने यह कह दिया कि बेटा, तू अगर शादी में आ जाएगा तो फिर यहाँ पैसों की कमी पड़ जाएगी। हम सब है ना, तेरी दोनों बहनों की शादी हम सब कर देंगे, बस तू अच्छे से मन लगा कर कमा। इसीलिए इंदुमती के पति वहां से वापस नहीं लौटे। उनके आने से पहले ही दोनों बहनों की शादी और भाई की भी शादी हो गई। लेकिन जब वह वहां से जा रहे थे तो उनकी शादी को मात्र 6 महीने हुए थे। 6 महीने में ही इंदुमती जी गर्भवती हो गई थी। पति के जाने के बाद ही रुपेश का जन्म हुआ था। उस समय भी उन्होंने बताया था कि आ जाओ, लेकिन इंदुमती की सास ने कह दिया था कि हम सब यहाँ है ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत है, हम सब तेरी पत्नी को देख लेंगे। इसीलिए रुपेश के पिता रुपेश के जन्म पर भी नहीं आ पाए थे। लेकिन सब कुछ होने के बाद वह 8 साल में लौटे। जब वह वापस आए तो रुपेश 8 साल का हो चुका था। रुपेश अपने पिता के पास जाने से घबराता था। वह उन्हें पहचानता भी नहीं, क्योंकि रुपेश का बचपन तो बिना पिता के ही निकल गया था। लेकिन रुपेश के पिता जब भी वहां से चिट्ठी भेजा करते थे या कि फोन पर बातें करते तो हर वक्त अपने बेटे के बारे में पूछते। वह उसे बिना देखे ही बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब वह इंडिया आए अपने घर, रुपेश के लिए रुपेश के पिता एक अजनबी व्यक्ति थे। वह मानने को तैयार ही नहीं कि यह मेरे पिता है। उन्हें देखकर वह बिल्कुल डर सहम सा जाता। और वहीं रुपेश के पिता मन ही मन सोचते कि काश मैं अपने बेटे का बचपन देख पाता, उसे उड़ता गिरता लड़खड़ाता हुआ देख पाता, उसकी तोतली भाषा सुन पाता। लेकिन धीरे धीरे आखिर पिता पिता ही होता है। अपने प्यार से रुपेश को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए। डरते सहमते धीरे धीरे रुपेश भी पिता की तरफ आकर्षित होने लगा। रुपेश के पिताजी ने अब निश्चय कर लिया था कि अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर
अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहकर यही कोई बिजनेस शुरू करूंगा। वह वहां से कुछ पैसे इकट्ठा करके लाए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूंगा। उन्होंने अपने लिए अलग से एक जमीन भी खरीद लिया और उसी में अपना मकान भी बनवाने लगे थे। लेकिन समय समय ने उनको जिस तरह से धोखा दिया, शायद किस्मत में ही सुख नहीं लिखा था। पिताजी की तबीयत खराब हुई और वह कुछ महीनों में ही चल बसे। माता भी पिताजी के जाने के गम में ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाई और उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब माता पिता दोनों के जाने के बाद इंदुमती और उनके पति के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। यहाँ देवर की भी शादी तो हो गई थी, दोनों बहनें ससुराल चली गई थी, लेकिन अभी तक देवर कुछ कमाई नहीं करता था। इसीलिए इंदुमती जी ने कहा कि अपने ही बिजनेस में अपने छोटे भाई को शामिल कर लो। आखिर माता पिता नहीं है तो अब तुम घर के बड़े भाई हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि छोटे भाई का साथ दो। लेकिन उन्होंने तो अपने भाई का साथ दिया। कुछ ही महीनों के बाद छोटा भाई सारी दौलत, सारे पैसे अपनी पत्नी के खर्च में उड़ाता रहा। यहाँ तक कि उनका बिजनेस का बहुत घाटा हुआ। जितना भी इंदुमती के पतिदेव बाहर से कमा कर लाए थे, सारा खर्च हो गया। वह इतनी परेशानियों में पड़ गए कि लोन लेना पड़ा। धीरे धीरे उनका लोन भी बढ़ता गया और वह एक दिन सदमे में आ गए। यही सोचते हुए बाइक से घर जा रहे थे कि रोड में अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। इंदुमती जी के जीवन में सुख आया ही नहीं था। शादी के बाद ही पति विदेश चले गए, फिर बेटे के 8 साल होने के बाद वापस आए। दोनों सास ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर पति ने यह सोचा कि अपने ही देश में रहकर अपने परिवार के साथ कोई बिजनेस करूंगा, तो उनका बिजनेस लॉस में गया और वह इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए। अब इंदुमती जी अकेले पड़ गई थी। उनके देवर और देवरानी बड़े चालाक थे। उन दोनों ने इंदुमती जी को उस घर में नौकरानी की तरह रख दिया था। इंदुमती के जो पति कर्ज लिए थे, कर्जदार बार बार आते तो देवर कहता, भाभी से पैसे मांगो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि सारे पैसे खर्च देवर ही किया था। इंदुमती जी परेशान होकर अपने पति के द्वारा खरीदी हुई जमीन बेच दिया और कर्जदारों का कर्ज चुका दिया। कुछ दिन ही वहां वह देवर के साथ सास ससुर वाले घर में रह पाई। लेकिन एक दिन देवर ने कहा, यह घर तो माता पिता मेरे नाम पर कर गए हैं। आखिर भैया विदेश में मजे कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी ही तो माता पिता की सेवा करते थे, इसीलिए अब इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है भाभी, तुम अपने मायके जाओ या कहीं और रहो। यह सुनकर इंदुमती जी के तो पैरों तले जमीन सरक गई। अब वह छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाए। बड़ी मुश्किल के दिन आ पड़े थे। फिर भी इंदुमती जी ने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे रूपेश को लेकर एक छोटे से किराए के मकान में चली गई। वह दूसरों के घर में झाड़ू, बर्तन, पोछा, घर का काम करती पूरा दिन और फिर अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उसी से निकालती। वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन रूपेश को भूखा नहीं सोने देती थी। उसके पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करती, दिन रात काम करती। किसी तरह से रूपेश बड़ा होता गया। वह अपनी माँ की इतनी कड़ी मेहनत को अपनी आंखों से देखता रहा। छोटा सा तो सोचता कि माँ, जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें ढेर सारा सुख दूंगा, तुम मेरे साथ आराम से रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर माँ बेटे की यह बातें सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती। उसे तो बेटे का ही सहारा था। समय बीतता गया। रूपेश पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगा। अब अच्छी आमदनी भी आने लगी थी, अच्छी सैलरी भी थी। अब आया समय रूपेश की शादी का।
तो रूपेश ने माँ से कह दिया, माँ मैंने खुद ही एक लड़की को पसंद किया है। वह मेरे कॉलेज में थी। मेरा और उसका काफी समय से संपर्क है। माँ ने कहा, बेटा शादी तेरी है, जिंदगी तुझे गुजारनी है, कोई बात नहीं, लड़की के घर वालों को बुला ले, हम उसे देखकर बात कर लेंगे। वैसे भी अब मंजूरी तेरी ही है। जल्दी ही शादी हो गई, क्योंकि लड़की के घर वालों को सारी बात पहले से ही पता थी। शादी के बाद वह लड़की नौकरी करना चाहती थी, जिसका नाम विभा था। लेकिन इंदुमती जी ने कह दिया, बहू मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि घर गृहस्थी अच्छे से चल जाएगा। अब तू भी नौकरी करने जाएगी तो घर के सारे काम मुझे ही संभालने पड़ेंगे, फिर बहू को लाने का क्या फायदा। विभा सास के दबाव में आकर नौकरी करने तो नहीं गई, लेकिन उसने अंदर ही अंदर मन में गांठ बांध लिया था कि घर में रहकर मैं तुझे तो बनाकर नहीं खिलाऊंगी, तुझे आराम से नहीं रहने दूंगी। रूपेश माँ की बात मानता था, इसीलिए उसने कह दिया कि इस घर में मेरी माँ की मर्जी चलेगी। जो मेरी माँ कहेगी वह तुमको करना पड़ेगा। मेरी माँ ने मुझे बड़े दुखों से पाल पोस कर बड़ा किया है। विभा रूपेश के रहते हुए उसकी माँ का खूब ध्यान रखती थी। समय पर खाना, कई बार उन्हें पानी, चाय, नाश्ता पूछती रहती। यहाँ तक कि रूपेश के रहते वह बार बार माँ के हाथ पैर दबाने भी पहुंच जाती। रूपेश को लगता कि मेरी पत्नी विभा मेरी माँ की कितनी सेवा करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रूपेश ऑफिस चला जाता तो वह घर के सारे काम इंदुमती जी से करवाती। इंदुमती जी को कहती, यदि तुमने अपने बेटे से बताया तो देख लेना, घर में कलह करूंगी, ना तुम सुखी रहोगी ना तुम्हारा बेटा। इतनी चालाक बहू थी। इंदुमती जी ने सोचा कि मैं घर के काम कर लूं, लेकिन अपने बेटे को घर की कलह नहीं बताऊंगी। मेरा बेटा पूरा दिन काम करके आता है, थका रहता है, साथ बहू की झिकझिक सुनकर परेशान होगा। इसीलिए वह जब तक उनका शरीर चलता तो वह घर के काम करती जाती। लेकिन धीरे धीरे वह बूढ़ी होती जा रही थी, उनसे अब काम नहीं होता। विभा अब उन्हें मारने भी लगी थी। लेकिन अब इंदुमती जी से बर्दाश्त नहीं होता। वह एक आध बार अपने बेटे से बताने की कोशिश भी की, बेटा तेरी पत्नी मुझे मारती है, मुझसे काम नहीं होता तो मुझसे जबरदस्ती करवाती है, तो मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे। लेकिन रूपेश अपनी माँ की बात नहीं सुना। वह कहा, माँ इतनी अच्छी तो है, बार बार तुम्हारी सेवा करने दौड़ती है, फिर तुम्हें क्या हो गया है। पहले तो तुम कभी अपनी बहू की शिकायत नहीं करती थी, लेकिन जिससे तुम बूढ़ी होती जा रही हो वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग किस तरह से होता जा रहा है। इधर विभा भी अपने पति रूपेश से कहती, देखो मैं माँ की कितनी सेवा करती हूँ, लेकिन माँ को ना जाने क्या हो गया है। माँ के साथ जो इतनी परेशानियां हुई है, शायद उसी की वजह से माँ का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। माँ तो अच्छे से खाना भी नहीं खाती, दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। रूपेश ने कहा, ठीक है मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया, माँ का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, इन्हें घर में प्यार और सहानुभूति की जरूरत है, कमजोर हैं, इसीलिए इन्हें पौष्टिक आहार और समय पर खाना मिलना चाहिए। रूपेश ने आकर पत्नी को बताया कि माँ कमजोर है, बूढ़ी हो गई है, तुम उनको समय समय पर खाना खिलाओ, उनका ध्यान रखो, कोई मानसिक संतुलन खराब नहीं हुआ है। तो वह कहने लगी, ठीक है मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह फिर कहने लगी कि तुम गलत डॉक्टर के पास लेकर गए थे, माँ ठीक नहीं हो रही है, माँ का मानसिक संतुलन ही खराब है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अपना ऑफिस का काम संभालो।
रूपेश का जो बॉस था बहुत ही टेढ़ा व्यक्ति था। रूपेश उससे ही परेशान था, इसीलिए वह अपनी पत्नी की बात मानकर माँ को उसे सौंप दिया कि तू मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रख, ले जा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। अब विभा अपनी सास को ले गई और दवाइयां लेकर आई, लेकिन इंदुमती जी कहती गई कि मुझे यह दवाई नहीं खाना, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन रूपेश भी घर में शांति चाहता था। उसे अपनी पत्नी की चालाकी पता नहीं थी, इसीलिए वह कहता माँ दवा नहीं खाओगी तो कैसे ठीक होगी, आखिर विभा तुम्हें लेकर तो जाती है, ऐसा कौन बहू इतना ख्याल रखेगी। इंदुमती जी कहती बेटा तू कुछ नहीं जानता, तू मुझे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, मैं तुझसे जो कहना चाहती हूँ तू सुनता क्यों नहीं। तू मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लेकिन वह अपनी माँ की बात नहीं सुना और ना ही समझा। अब तो धीरे धीरे विभा उन्हें और भी परेशान करने लगी थी, ताकि वह पागलों की तरह हरकतें भी करे। और हुआ भी ऐसा, वह अब चीखने चिल्लाने और रोने भी लगती थी। तो रूपेश को भी लगा कि सच में माँ का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। विभा अब अपनी सास को एक कमरे में बंद कर देती। जब रूपेश आता तो कहती इन्हें अब काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया है, इनका मानसिक संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, अब तो यह चीजें तोड़ने लगी हैं और मुझे भी नुकसान ना करें, इसीलिए मैं इनके खाने में दवाइयां मिला देती हूँ। इंदुमती खाने में नींद की दवा मिलाती और उन्हें पागल होने की दवा मिलाती, जिसकी वजह से वह काफी समय तक सोती रहती। उनका दिमागी हालात दवाइयों की वजह से कमजोर होता जाता और वह ऐसी हरकतें करती ताकि रूपेश को लगे कि वह पागल हो गई है। वह सब दवाइयों का असर था। लेकिन इंदुमती जी जब दवाइयों के असर से फ्री होती, उनका असर खत्म होता, तो वह यही बेटे से कहती मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उस दिन भी जब रूपेश जा रहा था तो इंदुमती जी को उस समय पर दवाइयों का असर नहीं था। वह होश आवास में अपने बेटे को समझाना चाहती थी कि रूपेश मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे, तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती है। लेकिन रूपेश अपनी माँ की बात नहीं सुना और माँ को इग्नोर करके अपना बैग उठाया और जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। और फिर माँ को लगा कि यह फिर से मुझे खाने में दवाइयाँ दे देगी, मुझे इंजेक्शन लगाएगी। वह कहने लगी नहीं बहू, आज मुझे इंजेक्शन मत लगाना, मुझे खाने में दवाइयाँ मत दो, मैं रूपेश से कोई शिकायत नहीं करूंगी। बहू मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मत पागल बनाओ। आज विभा को बहुत गुस्सा आया, उसने माँ को मारा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जा बुढ़िया, तू तो परेशान करके रख दी है, मेरी जिंदगी में तू एक कांटा बनकर चुभ रही है। जब वह काफी समय तक घर का दरवाजा नहीं खोली, इंदुमती जी भूख प्यास से तड़पती रहीं, तो उठकर खाना ढूंढने के लिए चल पड़ी। उन्हें कहीं खाना नहीं मिला। कचरे के पास उन्हें कुछ रोटियां फेंकी हुई दिखाई दी, तो इंदुमती जी वहीं पर बैठकर उन रोटियों को उठाकर झाड़ झाड़ कर वहीं रोटियों को खाने लगी थी। अब तक अंधेरा हो गया था। तभी उन्हें ढूंढते ढूंढते रूपेश वहां पहुंचा और उसने अपनी माँ को कचरे से रोटी उठाकर खाते हुए देखा। उसके दोस्त ने भी पहचान ही लिया था, लेकिन वह अपनी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि मेरी माँ यहाँ थोड़ी न आएगी, तुम जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। दोस्त को तो भगा दिया, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से रोता और कचरे की रोटी खाता हुआ देख उसका दिल खुद ही तड़प गया। जब उसका शर्ट उसकी माँ के आंसुओं से गीला हो गया, तो वह वापस अपने वर्तमान में आया और माँ से कहा, माँ, माँ तुम घर छोड़कर क्यों चली आई थी। माँ ने अब तक कुछ नहीं बताया।
वह चुपचाप रोती रही। फिर वह अपनी माँ का हाथ पकड़ा और घर की तरफ लेकर गया। जब विभा ने देखा कि रुपेश अपनी माँ को ढूंढकर ले आया है, तो कहने लगी, तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ का खुद ही ध्यान रखो, मेरे बस की बात नहीं है। रुपेश ने कहा, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले खुद ही नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ का ध्यान रख लूंगा। फिर वह अपनी माँ को नहलाया धुलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाया और खुद ही अपने हाथों से किचन में खाना बनाने चला गया। आज वह अपनी माँ को अपने हाथों से बैठाकर खाना खिलाया, फिर अपने ही कमरे में माँ को सुलाया। आज माँ को कुछ अच्छा लग रहा था। अब विभा ने देखा कि यह अपनी माँ की खुद ही सेवा कर रहा है, तो दूसरे दिन उसने कहा कि इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं? अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। रुपेश ने कहा, मैं ये कहना ही चाहता था कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुमने खुद ही फैसला कर दिया, तो मेरे घर में मेरी माँ रहेगी। तुमको रहना है तो रहो, नहीं अपना सामान उठाओ और चली जाओ। विभा ने कहा, तुम अपनी बूढ़ी माँ के लिए मुझे घर से निकालोगे? तुम्हारी यह बुढ़ी माँ तुम्हारा कितना दिन साथ देने वाली है? तुम इसे छोड़ो और मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रुपेश ने कहा, उसी डॉक्टर के पास जाकर दिखाओ जिसके पास तुम मेरी माँ को दिखाए थे और उससे मेरी माँ को दवाइयाँ दे रहे थे। आखिर वह कौन सी दवाई दे रहा था जो मेरी माँ आज तक ठीक नहीं हुई? कई महीनों से तो तुम मेरी माँ के खाने में दवा मिलाती थी। मेरे जाने के बाद माँ को अपने हाथों से इंजेक्शन देती थी। आखिर वह कौन सा इंजेक्शन था? जाओ, उसी डॉक्टर से तुम भी इंजेक्शन ले लो। विभा ने उसे समझाते हुए कहा कि रुपेश, तुम समझते क्यों नहीं? मैं माँ बनने वाली हूँ। रुपेश ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपना सामान उठाओ और मेरे घर से चली जाओ। मैं तुम्हें जल्दी ही तलाक के पेपर भेज दूंगा। और रही बात बच्चे की, तो जैसे ही यह बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो मैं बच्चे को ले लूंगा। बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मेरी माँ मेरे बच्चे को पाल लेगी। अब मुझे तुम्हारी जैसे औरत की जरूरत नहीं है। विभा अपने पति के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन अब रुपेश उसकी एक नहीं सुना। उसे सुबह होते ही घर से निकाल दिया और उसे जल्दी ही तलाक का पेपर भेज दिया। वह सारी रिपोर्ट और सारी दवाइयां ढूंढ कर निकाला। उसे पता चल गया था कि यह मेरी माँ को पागल होने की दवाइयां खिला रही थी। वह सब कोर्ट में ले जाकर पूरा सबूत दिखाया कि आज साल भर से मेरी माँ को इस तरह बेदर्दी से यह इंजेक्शन लगाया करती थी, जबकि इसे इंजेक्शन देने का कोई प्रैक्टिस, कोई आइडिया भी नहीं है। मेरी माँ को कितना दर्द होता रहा होगा, कितना तकलीफ सहा मेरी माँ ने, लेकिन मैं अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करके उसके सहारे अपनी माँ को छोड़ रखा था। अब मैं ऐसी निर्दयी औरत के साथ एक मिनट नहीं रहना चाहता। रूपेश की बात सही लगी, इसीलिए उसे तलाक भी मिल गया। जब उसका बच्चा पैदा हुआ, तो वह बच्चे को भी अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि कोर्ट से उसने पहले ही कह दिया था कि ऐसी औरत के साथ बच्चे का रहना ठीक नहीं है। रूपेश ने अपनी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उनकी दवाइयाँ करवाई। अब इंदुमती जी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। वह घर के सारे काम करने लगी। फिर से वह हंसने मुस्कुराने लगी थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए समाज की एक अच्छी सी लड़की को ढूंढकर शादी करवा दिया। उनकी दूसरी बहू बहुत ही अच्छी और धार्मिक थी, लेकिन शादी से पहले इंदुमती जी और रूपेश ने सारी बातें उस लड़की को बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद भी उस लड़की ने मंजूर किया कि मैं रूपेश के बेटे और इंदुमती जी का पूरा ध्यान रखूंगी, और उसने ऐसा ही किया। दूसरी पत्नी ने इंदुमती जी का बहुत ध्यान रखा। साथ ही
रूपेश के बेटे को अपने बेटे समझकर उसे सीने से लगा लिया। भगवान की ही मर्जी समझे कि रूपेश की दूसरी पत्नी को कभी कोई औलाद भी नहीं हुई। उधर विभा की भी दूसरी शादी उसके माता पिता ने कर दिया, लेकिन वह उससे उम्र में काफी बड़ा था और शराबी भी था। रूपेश को कहीं से पता चला कि वह उसे हमेशा बहुत मारता और पीटता रहा। आखिरकार विभा को उसके किए की सजा मिल गई। जब उसका दूसरा पति उसके ऊपर अत्याचार करता, उसे मारता पीटता, तो शायद भगवान ने उसकी करनी की सजा उसे इसी जन्म में दे दिया। रूपेश यही सोचकर उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल चुका था और अपनी माँ, अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने घर में खुश रह रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं से खत्म होती है। कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।